नमस्कार। वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी बात चर्चा खास। तो आज चर्चा खास होगी, कानून की बात भी उसमें आएगी। हर चर्चा में खास हो आम हो, कानून की बात होती है। तो आज जैसे दर्शकों आप जानते हैं, आज फाउंडेशन डे है। ऑपरेशनल फाउंडेशन डे किसका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये एस्टैब्लिश हुआ था एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन के नीचे, एक पार्लियामेंट एक्ट के नीचे। जो एक्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। और ये जो एक्ट बना, इसके पहले इसकी हिस्ट्री है कि इस पे जंग हिल्टन कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट दी थी। उसके बेसिस पे ये आरबीआई एक्ट आया और 1934। और उसके बाद जो इसका ये जो आरबीआई की एस्टेब्लिशमेंट हुई और 1 अप्रैल को इसका ऑपरेशनल वर्क शुरू हो गया, काम शुरू हो गया। तो इसका हेडक्वार्टर ये जो हमारी फाइनेंशियल ये कैपिटल है बम्बई में। अब उसको बॉम्बे था पहले, अब हम बम्बई कहते हैं। तो मैंने थोड़ा सा ब्रीफ किया, बाकी आगे डॉक्टर प्रवीण जोगराज हैं। डॉक्टर हैं लेकिन बात हर किस्म की करती हैं। जो पॉलिटिकल भी बात करते हैं, लेकिन उसमें हम जल्दी इन्वॉल्वमेंट नहीं है पॉलिटिकल, उसमें सोशियो इकोनॉमिक और जो भी जियो पॉलिटिक्स की बात होती है, जहाँ इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं, नेशनल रिलेशन होते हैं। और मैं ये आज डॉक्टर साहब आप भी मेरे से इत्तेफाक करेंगे, जो आज ये एपिसोड हमने जो हमारे जुडिशियल एस्पेरेंट्स हैं, जहाँ सिविल सर्विस के और ज्यादा सिविल सर्विस के एस्पेरेंट्स हैं और जो क्लैट के एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि प्रिलिमिनरी है ना, उसमें ये जो चाहे जुडिशियल सर्विस है, चाहे जो हम ऑल इंडिया लेवल पे जो लॉ की इंट्रेंस के लिए देते हैं, जो कोई और भी इंट्रेंस है, वो प्रिलिमिनरी में इस किस्म के क्वेश्चन जो रिजर्व बैंक के और जनरल नॉलेज के, जनरल स्टडीज के आते हैं। तो मैं डॉक्टर साहब ये बताइए कि आरबीआई की थोड़ी हिस्ट्री मैंने थोड़ा ब्रीफ किया, आप डिटेल में बताइए इसका क्या है, आरबीआई क्यों मुझे कायम करना पड़ा, बनाना पड़ा। शुक्रिया जज साहब। आज एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। जैसे आपने बताया कि 1 अप्रैल 1935 को आज हम 90th एनिवर्सरी मना रहे हैं, फाउंडेशन डे ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई। जैसे आपने खुद ही बताया था कि 1926 के हिल्टन यंग कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई एक्ट 1934 के बाद ये स्टैब्लिश किया गया। जैसे आपने बताया कि ये इनिशियल हेडक्वार्टर्स का कोलकाता में था और 1937 के बाद परमानेंटली ये इस्टेब्लिश कर दिया गया मुंबई में, जहाँ पर इनका सेंट्रल ऑफिस है, जहाँ पर इनका गवर्नर ऑफ आरबीआई बैठते हैं और जहाँ पर बाकी ऑफिशियल्स बैठते हैं। लेकिन कॉमन लोगों को बड़ा पता नहीं होगा कि कितना इंपॉर्टेंट डे है। हमारे पॉकेट में भी, आपके पॉकेट में भी 500 रुपए का नोट लिखा होता है, उस पर लिखा होता है मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, साइंड बाय गवर्नर ऑफ आरबीआई। इसलिए साइन किया है क्योंकि आरबीआई गवर्नर की उस 500 रुपए के नोट की अब लायबिलिटी बन गई है। वो कहां सर्कुलेट हो रहा है, कहां जा रहा है और उसकी वैल्यू बन गई है। तो इसी के चलते मैं आपको बताऊंगा कि 1949 में से पहले ये एक प्राइवेट बैंक था और 1949 में ये नेशनलाइज हो गया और ये अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आ गया। तो ये इसका थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री था। और मैं सबसे पहले प्रियम्बल पढ़ूंगा, प्रियम्बल ऑफ द आरबीआई। उसमें 4 इसके फंक्शन खुद आरबीआई बताता है, बाकी हम बताएंगे। तो पहला फंक्शन था टू रेगुलेट द इश्यू ऑफ बैंक नोट्स एंड कीपिंग द रिजर्व्स विद अ व्यू टू सिक्योर मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया। यानी कि ये बैंक के नोट इश्यू करता है और रिजर्व इतना रखता है कि भारत का मॉनेटरी स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। ये पहला उसका था प्रियम्बल का। दूसरा था टू ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री टू इट्स एडवांटेज। यानी कि बैलेंस और इतना रखेगा कि कंट्री का उसमें बेनिफिट हो मॉनेटरली। तीसरा इसका जो प्रियम्बल में पार्ट था, टू हैव ए मॉडर्न पॉलिसी फ्रेमवर्क टू मीट द चैलेंज ऑफ इंक्रीजिंगली कम्प्लेक्स इकोनॉमी। आपको पता है इस वक्त दुनिया की इकोनॉमी बड़ी कम्प्लेक्स है। उस कम्प्लेक्स इकोनॉमी में एक रुपए की वैल्यू को मेंटेन करने के लिए ऐसी पॉलिसीज बनाए आरबीआई जो कि रुपए की वैल्यू ना गिरे और इकोनॉमी के लिए इंडिया ग्रो करे।
तो लास्ट में इसका जो वो था इसका प्रियम्बल में कि टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी एंड कीपिंग विद ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रोथ ऑफ इंडिया। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव से प्रियम्बल में ही हैं, तो ये काम आरबीआई ने करना ही करना है। तो मैं थोड़ा सा इसमें इसको टच करता हूँ। आपने थोड़ा सा ये बता दिया एक, तो इसका मतलब है कि जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है, जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम है, जहां आप कह सकते हो फाइनेंस का जो है स्टेबिलिटी चाहिए, मतलब वो जो हमारा इकॉनमी, जो इंडियन इकॉनमी है उसको स्टेबल। तो आपने एक कहा कि एक जो मैं अभी एक एक क्वेश्चन आपको पूछता जाऊंगा, बीच बीच में खुद भी बात करूंगा, आपसे ही पूछूंगा जी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या फाइनेंशियल इकोसिस्टम लाने के लिए तो आरबीआई क्या करता है कि जो देखिए करेंसी नोट्स हैं, है ना, इनको रेगुलेट करना है, हर साल कितने छापने हैं और कितने वो प्रिंटिंग कर सकता है, क्या अनलिमिटेड कर सकता है या नहीं, ये मेरा क्वेश्चन है आपको कि भाई छाप दो नोट अपनी मर्जी से, इसका क्या सर, अगर आपने ऐसे अपनी मर्जी से आरबीआई छाप दे तो कंट्री की इकोनॉमी तो जीरो हो जाएगी, जैसे वेनेजुएला की हो गई, तो जिम्बाब्वे की हो गई। तो 1 जनवरी को ही हर साल पूरा वर्कअप कर लेता है आरबीआई, पूरे अपने रीजनल 19 ऑफिस है, वहां से पूरा फीडबैक ले लेता है कि कितने करेंसी नोट सर्कुलेशन में हैं, कितने खराब हो चुके हैं, कितने हमने डिस्ट्रॉय करने हैं और कितनी डिमांड है मार्केट में, और उस हिसाब से डिमांड जनरेट होती है। वो एक आरबीआई असिस्टेंस लेता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ की मीटिंग होती है, फिर पूरा एक चॉकआउट प्रोग्राम होता है, हम कितने नोट छापेंगे। लेकिन अगर कंट्री की इकोनॉमी बचानी है, आरबीआई उतने ही नोट छाप सकता है जितने इसकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है इसके पास, और कितना गोल्ड है इसके पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो बताता चलूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का करंट स्टेटस में तो 612 टन गोल्ड है, तो इसके अलावा फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज है, तो उतना ही नोट छापेगा, उतने अमाउंट का जितना अमाउंट का ये है। अगर उससे ज्यादा छापता है तो रुपए की वैल्यू धड़ाम से गिर जाएगी। ये आपको मतलब ग्लोबल भी हो जाएगा, और समझो एक किस्म की इकॉनमी को हम इसको डाइवर्सिफिकेशन की तरफ ले रहे हैं, शेयर्ड इकॉनमी हो जाएगी। इसका कारण है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मेंबर है, तो मेंबर है उसका एक, तो मेंबर के मुताबिक इसको पूरे प्रॉस एंड कॉन्स वे करने हैं। अगर कुछ भी वायलेट, कानून भी ऐसा कहता होगा, जो एक्ट भी कहता है। डॉक्टर साहब, एक बात हो जाती है कई बार, समझो एक सप्लाई एंड डिमांड, जो इकोनॉमिक का एक, आप जो बच्चे इकोनॉमी पढ़ते हैं, तो हमने नहीं पढ़ी है, लेकिन हमने थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, सीखा है। सप्लाई और डिमांड के बारे में बात होती है ना, सप्लाई और डिमांड जब डिसप्रपोर्शनेट हो जाती है तो फिर इन्फ्लेशन होता है। बिल्कुल इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन होता है। तो इसको सिस्टम को मेंटेन करने के लिए रिजर्व बैंक का क्या रोल होता है? सर, इसको मेंटेन करने के लिए रिजर्व बैंक ने रेपो रेट बनाई। तो रेपो रेट का मतलब है कि जो हम लोग इस वक्त 6.5 रिपो रेट है, तो रिपो रेट के मुताबिक आरबीआई पैसा लेंड करता है कमर्शियल बैंक्स को एट इंटरेस्ट। तो इस 6.5% है इसका इंटरेस्ट। जो दो किस्म के हैं, है ना, एक है बैंक रेट। अब ये रिपो रेट जैसे ही कहीं इन्फ्लेशन बढ़ गई कंट्री में, यानी कि महंगाई बढ़ गई, तो ये क्या रिपो रेट बढ़ा देगा। रिपो रेट बढ़ाने से क्या होगा कि बैंक्स जो हैं लोग कम लोन लेंगे, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, तो वो इन्फ्लेशन, डिमांड कम हो जाएगी। और कई बार अगर रिपो रेट, अगर कई बार क्या होगा, इकोनॉमी कंट्री की कम होगी, अब गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने हैं, तब क्या करेगा, अब गवर्नमेंट चाहती है कि लोग इन्वेस्ट करें, लोग पैसा करके, फिर क्या करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिपो रेट कम कर देगा, सो दैट लोग इन्वेस्ट लें, लोग लोन लें। तो ये चलता रहा है। इस वक्त जो 6.5% रिपो रेट है, तकरीबन रिपो रेट 6 से नीचे, 5 से नीचे ही रहा। 2014 में 8 था, 2018 में 7 हुआ। इसके अलावा रिपो रेट 6 से नीचे ही रहा है। तो ये मैं एक और आपका हूं, जो एक इंडेक्स है, इन्फ्लेशन इंडेक्स आप कहते हो, इंडेक्स है जो आम आदमी को टच करता है। मैं नहीं कहता हूं गाड़ियां लेने वालों अलग है, मिडिल क्लास अलग है। सबसे जो इसको अगर मैंने मेंटेन रखना है, कायम रखना है कि भाई हमारा इकोसिस्टम फाइनेंशियल ठीक रहे, हमारा जो इकोनॉमी है स्टेबल रहे, तो इन्फ्लेशन को, एक आम आदमी इन्फ्लेशन किस किस कमोडिटी में जो इन्वॉल्व है, उसमें मुझे लगता है वो है आम, जैसे आपकी
फूड ग्रेन है, फूड ग्रेन, जैसे ग्रोसरी है, वो जो उसके एसेंशियल कमोडिटी आप कह सकते हो, जो उसकी दिन की हर दिन की जरूरत है, तो मुझे लगता है वो उसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, है ना। यही डॉक्टर साहब, ये भी बात है। बाकी ठीक है, पैसा लोगों के पास आता है, बैंक लोन देता है, लेंडिंग उसका रेट अपना है, हर एक बैंक का फ्लक्चुएट होता रहता है। ये डिपेंड्स की लोगों की डिमांड कितनी, लोगों के पास पैसा क्या है, परचेजिंग कैपेसिटी कितनी है लोगों की, ये भी एक बात है। जैसा मैं थोड़ा डिफरेंस बताना चाहता हूँ रिपो रेट और बैंक रेट में। ये डिफरेंस बच्चों के लिए, रिपो रेट वो है रीपरचेजिंग ऑप्शन रेट, तो रिपो जो एब्रिविएशन का पता है, रीपरचेजिंग ऑप्शन रेट। तो रीपरचेजिंग ऑप्शन रेट हम इसको रीपरचेजिंग एग्रीमेंट भी कहते हैं। तो इसका मतलब है कि ये वो इंटरेस्ट है जो बैंक्स लेते हैं आरबीआई से अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लायबिलिटी के, उसको कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व होती है उसमें, उसकी सिक्योरिटी उसको देनी पड़ती है। वो एक उसको सिक्योर करने की गारंटी समझो, गवर्नमेंट की गारंटी देनी पड़ती है। लेकिन बैंक को भी कुछ रिजर्व पैसा है वहां एक उस गारंटी की रखना पड़ता है। इसका मकसद यही था, रिवर्स आप कह सकते हो, रिवर्स रेपो रेट इसको वो भी बोलते हैं। इसका मकसद यही था रिपो रेट का कि जैसे कोई फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है किसी बैंक में, उसकी लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए ये इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करता है और उसका टाइम निकल जाता है। लेकिन बैंक रेट क्या होता है लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए, जैसे वो है 5% इंडिया 5.1%, क्योंकि किसी काम में 10 साल के लिए लोन लिया, वो वहां पर वो भी आरबीआई रेगुलेट करता है, आरबीआई रेगुलेट करता है। तो ये उसका ये रहेगा रेपो रेट। और दूसरा इसके अलावा और भी कई चीजें हैं, जैसे मैं आपको बताऊंगा कि फंक्शंस क्या हैं बैंक के। कुछ फंक्शंस तो आपको बता दिए हमने उसी के अंदर थे, जो कि इसके प्रियम्बल में थे। इसके अलावा क्या है, इट इज ए फॉर्मुलेटिंग ऑफ इंप्लीमेंटिंग मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, जो पूरे इंडिया की पॉलिसी बनाएगी, जिससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी वो आरबीआई बनाएगा सारा। और उसके बाद सुपरवाइजिंग बैंक्स की फाइनेंशियल सिस्टम, जो जितने भी रेपो रेट वगैरह आपने बता दिया, बैंक्स है। उसके बाद क्या करता है करेंसी सिचुएशन एंड सर्कुलेशन, जैसे हमने बताया कितनी करेंसी है, कितनी सर्कुलेशन है, कितने छापने हैं, कितने नहीं छापने हैं। तो ये थोड़ा सा बता दीजिए, करेंसी नोट्स कौन छापता है, बिल्कुल, और कहाँ छुपाए जाते हैं, और कॉइन्स जो प्रोडक्शन है वो कौन करता है, और उसमें कौन किसकी जिम्मेदारी है। मैं एक हिडन बात बताना चाहता हूँ कि सिर्फ एक नोट ऐसा है जिसपे आरबीआई के गवर्नर के साइन नहीं होते, वो 1 रुपए का, 1 रुपए उस पे, क्योंकि वो उसको कॉइन में गिना जाता है। और अकॉर्डिंग टू 1935 आरबीआई एक्ट, कॉइन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छापती है, लेकिन जो नोट्स हैं वो आरबीआई छापता है। उसमें प्रॉमिस होता है अंडर सेक्शन 22 वो नोट छापता है। तो जो नोट छापने की 4 हमारी प्रिंटिंग प्रेस हैं, सबसे बड़ी नासिक पुणे में है और एक मध्य प्रदेश में है। तो ये 2 प्रिंटिंग प्रेस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है। इसके अलावा 2 और प्रिंटिंग प्रेस, एक मैसूर में है, एक बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, दोनों आरबीआई अपने कंट्रोल में है। तो ये एक किस्म का मिली भगत है या एक कोऑर्डिनेशन एक कंट्री को चलाने के लिए एक सेंट्रल एजेंसी होनी चाहिए, जो जैसे आरबीआई है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये उसका काम। इसके अलावा और फंक्शन में बताऊंगा, आपने बताया बैंकर टू बैंकर्स, हर एक बैंक ने अपना आरबीआई में अकाउंट खोल कर रखना है, जब उसको जरूरत पड़ेगी वहां से वो पैसा ले सकता है अकॉर्डिंग टू रिपो रेट के हिसाब से। उसके बाद कस्टोडियन है हमारा, बिल्कुल, कस्टोडियन किस किस का है, जैसे आपने फॉरेन एक्सचेंज का और गोल्ड का बता दिया। उसके बाद क्लियरिंग इंटर बैंक पेमेंट्स। मुझे लगता है आरबीआई का रोल जीडीपी जो हमारा ग्रॉस जो है, जो मतलब ये प्रोडक्ट जो वो, उसमें भी इसका रोल रहता होगा जीडीपी मेंटेन में। जीडीपी तो रहेगा ना, बिकॉज ये एक बफर एक्ट करता है, ये बफर एक्ट करता है आरबीआई, क्योंकि क्लियरिंग ऑफ इंटर बैंक पेमेंट्स भी इसके अंदर इसका फंक्शन है। इंटर बैंक्स की कोई पेमेंट में कोई अड़चन आ रही, आरबीआई ने इंटरवेन करना है, उसकी पेमेंट्स होती है। तो उसके बाद जितने बैंक्स का अपना कमर्शियल बैंक्स का सुपरवाइज फाइनेंशियल स्टेटस है, वो भी आरबीआई अपने कंट्रोल में रखता है, सो दैट कोई भी बैंक जो है मेंटेन रहे अपना रिकॉर्ड वगैरह सारा। तो सबसे बड़ा हमारा जो पैसा है, ये हमारा पैसा भी वो पेशेंट का इंटरेस्ट भी रखता है, इंटरेस्ट कि कोई भी बैंक के पास हमारा पैसा है वो सेफ रहे, इसकी भी वो जुरिडिक्शन की जिम्मेवारी है आरबीआई बैंक। और नेशनलाइजेशन बैंक को क्यों किया था, जब 1969 में बैंक्स को, सभी जो कमर्शियल बैंक थे उनको नेशनलाइज कर दिया। नेशनलाइज करने के बाद ये भी हुआ, जो फाइनेंशियल कंपनियां थी जो दूसरी थी उनका भी कर दिया कि आरबीआई उसको भी रेगुलेट करेगा, उनका भी कितने जो फाइनेंशियल कंपनीज अपने लेवल पे लोग खोलते हैं, कलेक्शन करते हैं लोगों से पैसे, उसका भी आरबीआई कहता है कि कितना उसका पैसा उसके पास मतलब स्टेक होल्ड होना चाहिए,
ताकि उसको ऑपरेट करने के लिए वो उसको भी रेगुलेट करता है, बिल्कुल। जो प्राइवेट लोगों ने फाइनेंशियल कंपनी खोली हुई है। क्यों, एक ही बात है कि उन्होंने जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको स्टेबल रखना है, उसकी स्टेबिलिटी में कायम करनी है। डॉक्टर साहब एक और थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं, थोड़ा बताइए आप जी। हमारी जो तो एक मैंने किया जो हमारा ये था जीडीपी जो उसके बाद की, और आगे पर कैपिटा इनकम भी है, और जो हमारी इकॉनमी जो है ये जो कहते हैं ना कि इतने ट्रिलियन की हो गई है, ठीक है, व्यापार कर रहे हैं, तो इस पे भी आते हैं। पहले मुझे बताइए एक बार जब 1991 में थोड़ी सी वो बताइए, जब फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जो रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं, और उस वक्त पीवी नरसिम्हा राव की उस वक्त इंडिया की फाइनेंशियल पोजीशन क्या थी, और जो लिबरलाइजेशन हुई, ग्लोबलाइजेशन हुई, और जो हमारी ये जो उस वक्त हमने डी लाइसेंसिंग कर दिया, लाइसेंस का राज कर, उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए हमारे क्यों जरूरी था वो? मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे उस वक्त 91 में, और मैं बताऊंगा ये वाहिद प्राइम मिनिस्टर जो फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे और गवर्नर आरबीआई के भी रहे, गवर्नर भी रहे आरबीआई के, अच्छा, गवर्नर भी रहे आरबीआई के। तो उस दौरान कंट्री की जो इकोनॉमी की हालत बहुत खस्ता थी, तो उसको एक बहुत जीरो थी, इसके सिवाय कोई चारा नहीं, रिवाइव करने के लिए कोई चारा नहीं था कि जो सारा डील लीगलाइज कर दिया, सारे लाइसेंसेस जो हैं वो कर दिए उन्होंने, ओपन कर दिए, और अपना इन्होंने अपना जो था गोल्ड है वो उनको बाहर रखना पड़ा। अभी भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में हमारा कुछ गोल्ड उधर भी पड़ा हुआ है, तो ये किस्म का रेगुलेटरी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई हमें थोड़ा सा, क्योंकि कुछ सिक्योर जोन है जो लंदन में है, सिटी में है, कि वहां हमें खतरा नहीं है। केवल कई कंट्री क्या करती है जो उस वक्त बाहर में हो या दूसरा है, तो ये जो डॉक्टर साहब ये बताइए हमें कि ये जो अगर कितना फर्क पड़ा है आरबीआई जो नेशनलाइज्ड बैंक का, और जो पहले एक कसौकारी सिस्टम था उस वक्त, जो हिस्ट्री में देखते हैं सुनते हैं अपने बुजुर्गों से ऐसे, उसमें क्या फर्क था, क्या होता था? सर जब से आरबीआई की रेगुलेशन हुई थी 1969 में, सारे बैंक नेशनलाइज हो गए इंदिरा गांधी के टाइम पे, तो उसके बाद क्या हुआ कि लोगों का फेथ बढ़ा है। अब एक लेबरर क्लास ने भी अपना अकाउंट खोला, और कई गवर्नमेंट की स्कीम्स है डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उनके अकाउंट में ट्रांसफर होती है, जहां की करप्शन का कोई चांस नहीं है, गवर्नमेंट का पैसा सीधा उनके अकाउंट में जाता है। काफी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, तो बैंक अकाउंट सबसे ज्यादा सिक्योर है। लेकिन पैसा कहां रखेगा? आपने देखो जब डीमोनेटाइजेशन हुई थी कि कई लोगों ने पैसा कहां घर में छुपा के रखा था, वो छुपा के रखा था, और जो टाइम लिमिट के बाद वो लोग पैसा नहीं जमा कर पाए बैंक में, और उनका पैसा वेस्ट हो गया। तो ये थोड़ा सा डिजिटल मनी के बारे में भी बताइए कि कौन कौन सी जो ऑपरेट करती हैं हमारी, जहाँ जो डिजिटल इंडिया का सिस्टम है। सर मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने गोल्ड का बताया, तो इंडिया का 10th रैंक है इस वर्ल्ड में एज फार एज ये जो हमारा गोल्ड का जो डिपॉजिट्स हैं। इसी तरह डिजिटल जो इंडिया के मुताबिक डिजिटल बैंक ट्रांजैक्शन का वर्ल्ड इकोनॉमी, आईएमएफ ने माना कि इंडिया का डिजिटलाइज सिस्टम इज वेरी रोबस्ट, बहुत यूपीआई है, यूपीआई पिन कोड है, पेटीएम है, उसके बाद हमारा गूगल ट्रांसफर है, उसके अलावा हम लोग और भी ओपन है। आम जो आपका जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, कार्ड ट्रांसफर है, आपका जो ग्लोबल क्रेडिट कार्ड है, आपका जो दूसरा कार्ड एटीएम कार्ड है, तो इतना ट्रांजैक्शन है, आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। आजकल का लोग सिर्फ कार्ड, डॉक्टर साहब ये भी होगा एक जो फेयरनेस थी, ट्रांसपेरेंसी थी, जो ट्रांजैक्शंस में जो बिजनेस, मतलब वो भी एक मतलब बिजनेस में आ गई। सारे आपके अकाउंट्स जो हैं आपके आधार लिंक्ड हैं, और अकाउंट जो है आपके फोन लिंक्ड हैं। जैसे मेरे आपके अकाउंट में पैसे आते आपको मैसेज आता है, एसएमएस आ जाता है। इससे बड़ा ट्रांसपेरेंसी क्या हो? बिल्कुल। और इसके लिए अच्छा एक और डॉक्टर साहब एक और बात आई है, एक इस पे भी बात करते हैं, कमेमोरेशन डे है। मैं लोगों से ये भी अपील करूंगा कि अपना पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट ना करें जहां पर अनसर्टेनिटी है, जहां गारंटी नहीं। बिल्कुल। जैसे बिटकॉइन है, आपने देखा कि नई स्कीम्स आजकल चली है, कल भी एक स्कैम पकड़ा गया है उसमें, जो लोग ऑनलाइन कुछ पैसे डबल करते थे, बिल्कुल इजी मनी है, तो लोग इसके झांसे में आ जाते हैं। आई स्टिल फील अगर आपको पैसा ज्यादा इन्वेस्ट करना है, एफडी करा लीजिए। बहुत स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, बहुत एक सेफ जगह है, पूरा एक रियल एस्टेट में पैसा लगाओ, रियल एस्टेट में पैसा लगा लो, बॉन्ड्स में लगा दो, क्योंकि स्वर्ण मान गोल्ड माइन बॉन्ड्स भी हैं। आरबीआई का सोर्स ऑफ इनकम ही बॉन्ड्स की तरह है, और इतना फुल प्रूफ सिस्टम है। तो अब मैं उसकी कंपोजिशन की बात करता हूँ, कैसे फुल प्रूफ सिस्टम है
क्योंकि ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सीबीआई और ये नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो सबसे बड़ा जो हेड होता है इसका वो गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट इज नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो इस वक्त हमारे पास जो प्रेजेंट गवर्नर है संजय मल्होत्रा जी हैं, इन्होंने 11 भी आपने बता दिया, संजय मल्होत्रा जी हैं जिन्होंने 11 दिसंबर 2024 को पदभार संभाला था और ये नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर 4 साल के लिए, 4 साल के लिए। इसके अलावा इनको 4 डिप्टी गवर्नर दिए जाते हैं, इसमें 4 डिप्टी डायरेक्टर्स हैं जो मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी होता है आरबीआई का। तो 4 डिप्टी गवर्नर्स हैं, ये इनके ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं। इसके अलावा नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं। 4 डायरेक्टर वो होते हैं जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 4 एरियाज हैं, नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न एरिया, वेस्टर्न एरिया, ईस्टर्न एरिया, साउदर्न एरिया। तो हर एरिया में 5-5 मेंबर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसमें से एक मेंबर जो है बोर्ड इसके डायरेक्टर्स में होता है, आरबीआई के डायरेक्टर। इसके अलावा 10 डायरेक्टर्स होते हैं जो कि नॉन ऑफिशियल होते हैं, जिसमें से कि 2 फाइनेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं और 8 वो होते हैं जो भी इंटेलिजेंट लोग होते हैं इंडिया के, जैसे रिटायर्ड जज हो गए, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हो गए, फाइनेंस सेक्रेटरी हो गए, वो उनके 8 मेंबर होते हैं और दे आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर 4 ईयर्स। तो एक बहुत बड़ा रोबस्ट सिस्टम है जिनका सेंट्रल ऑफिस मुंबई में है और बहुत कंट्रोल में है और प्रिंटिंग जो है ये भी इनके अंडर आती है। तो एक फुल प्रूफ सिस्टम है और बहुत सेफ है। तो एक लास्ट में मेरा थोड़ा सा इसको करेंगे कंक्लूड, एक फेक करेंसी की बात है जो आपने कहा कि प्रिंटिंग होती है, प्रिंटिंग जो आरबीआई करती है खुद, और जो उनके नीचे जहाँ पे भी उनके वो हैं प्रिंटिंग लोकेशंस हैं, और कॉइन जो है वो उसकी प्रोडक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। तो जो फेक करेंसी आती है, जो उससे हमारी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है, ठीक है, आरबीआई भी उसको चेक करती है, लेकिन वो उससे टेरर फंडिंग होती है और किस्म की और इनस्टेबिलिटी होती है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। उसको आप क्या देखते हो, क्या आपके सामने केसेस हैं, कैसे आपको उसको चेक करें? इंडिया में फेक करेंसी के भी केसेस काफी हैं। अब आम आदमी सोचता होगा करेंसी छापने में क्या है, एक कागज चाहिए, एक स्याही चाहिए, एक प्रिंटिंग चाहिए और एक इतना सा काम है, ये तो कितना भी आरबीआई छाप सकती है। लेकिन जैसे आपको बताया आरबीआई उतना ही छापेगी जितने आरबीआई, और ठीक है, जो लेकिन इसीलिए इसी आसानी को कोई भी फेक मार्केट में ये करेंसी छाप सकता है। लेकिन उसके जो नकली साइन होते हैं आरबीआई गवर्नर के, आरबीआई गवर्नर नकली साइन होता है, वो बिल्कुल हूबहू वैसा ही होता है। तो इसको रेगुलेट करने के लिए क्राइम डिपार्टमेंट है, देख रहा है इसको। लेकिन इंडिया में बहुत ऐसे छोटे छोटे चीजें मशरूम हुई हैं। हमारा टेररिज्म बढ़ा है इससे, और फेक करेंसी से फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो गई है। और पर्टिकुलरली कुछ जो है इसमें कुछ डीप स्टेट कंट्रीज का भी इन्वॉल्वमेंट होती है, कंट्रीज का भी इन्वॉल्वमेंट होती है, क्योंकि हर कंट्री में पैसा होता है फंडिंग में डिस्टेबलिश करने के, पर्टिकुलर जब इलेक्शंस पास आते हैं उस टाइम ये करेंसी। लेकिन डॉक्टर साहब ये हो गया जो आपने कहा, जो हमारी जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो गई बैंक टू में, तो उसमें फेक करेंसी का चांस 0 हो गया, बहुत कम हो गया है। अब मैंने देखा हो कहीं रेडी वाला भी उसने अपना पेटीएम पे ट्रांजैक्शन, वो फेक, वहां फेक करेंसी इन्वॉल्व नहीं, आपके बैंक अकाउंट से ट्रांसफर होने पैसे। जी, जो मुझे लगता है कि शॉर्ट में अगर हम इसको कहें कि हम यही अपने जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, जो भी हैं, जो एक हम मैसेज देंगे कि ज्यादा से ज्यादा आप डिजिटल ट्रांजैक्शन की इन्वॉल्वमेंट हो, ताकि फेक जो करेंसी मार्केट में सर्कुलेट ना हो, सर्कुलेट ही नहीं, और टेररिज्म उससे बढ़ता है। ये जो आपका जिस सारा जो इंस्टेबिलिटी आती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जैसे आपने कहा कि पर्टिकुलर जो गोल्ड रिजर्व्स हैं या दूसरे रिजर्व्स हैं हमारे पास, उसके मुताबिक हमने प्रिंट करने हैं आरबीआई कर। तो जब फेक करेंसी आ गई तो उसको तो रेगुलेट कैसे होगा? तो वो तो, लेकिन उसका हल यही है, डिजिटल जो है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब और बताएं कोई अपना कोई एक्सपीरियंस या कोई और, मुझे लगता है, और ये भी कहेंगे हम कि लोग जो आम आदमी है, वो एक हमने देखा है कि आम आदमी को, ठीक है, जनधन योजना आई, दूसरी आई है, अभी भी बहुत कम जो हमारी लेबर क्लास है, जो वर्किंग क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, ये अकाउंट नहीं खोलती। लेकिन जो आपने कहा कि भाई जो स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जो उनका धन आता है, पैसा है, उससे 2 काम होंगे। हाँ, नहीं, उसके बारे में अभी कम हो गया। आप ऐसा सबने अकाउंट खोला, क्योंकि अगर एक रेडी बेच रहा है, मटर बेच रहा है, तो उसका अकाउंट ही होगा, तभी उसने पेटीएम रखा है। अब अकाउंट तकरीबन सबने हुआ है, होना चाहिए। कुछ छोटे बैंक हैं, जैसे रूरल बैंक हैं, ग्रामीण बैंक हैं,
तो वो रूरल बैंक्स में भी लोगों, गांव के लोगों आराम से कंफर्टेबल फील करते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, इंडिजिनस बैंक्स को भी हैं। थोड़ा सा हाँ, प्राइवेट बैंक्स तो बहुत ही कंफर्टेबल है। मैं तो कहूँगा प्राइवेट बैंक्स में तो इतनी ज्यादा फुल प्रूफ सिक्योरिटी है। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक है, ये बिल्कुल सेफ बैंक्स हैं। हाँ, बिल्कुल ये सेफ बैंक्स हैं। तो एक्सिस गवर्नमेंट बैंक बैंक्स भी हैं, तो प्राइवेट बैंक्स भी हैं, ग्रामीण बैंक भी हैं, इतना सारा सिस्टम है बैंकिंग का, बट एवरीथिंग इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई। तो ये भी हमें कहना चाहिए, जो बैंक का जो बैंकिंग मतलब जो लोग हैं जो बैंक्स में हैं, प्राइवेट है या दूसरा है, इनको इनकरेज करना चाहिए, इनको मतलब पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए, एजुकेशन क्रिएट करना चाहिए कि एक तो बैंक अकाउंट खोले। तो अगर सिर्फ उसके लिए खोलते हैं लोग कि भाई हमारा अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा, जो सब्सिडीज है दूसरा तीसरा है, उसके सफिशिएंट नहीं है, लेकिन बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए होगा। और अदरवाइज लोग जो अकाउंट खोलेंगे, और इन ज्यादा से ज्यादा अकाउंट खोलना चाहिए इनको, जो बैंक्स हैं। जैसे आने वाला जब वक्त है, अगले 2-4 साल में देखेंगे लोगों की जेब पर्स होगा ही नहीं, बहुत अच्छा कार्ड के लिए रखा होगा पर्स, क्योंकि जो बहुत स्ट्रिक्ट हो रही है गवर्नमेंट इस वक्त डिजिटल बैंकिंग की तरफ, क्योंकि इससे बिल्कुल ही करप्शन खत्म है, कोई फेक करेंसी नहीं है मार्केट में। तो आज हम फाउंडेशन डे है उसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जो उससे टैक्स जो ये होती है इल गाटन मनी, जो टैक्स अवेजन और दूसरा तीसरा भी का भी बड़ा हो जाएगा। जैसे हमारी जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ेगी, टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगी, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ेगी, और जब ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस आएगी बिजनेस ट्रांजेक्शन में। तो डॉक्टर साहब आप थोड़ा सा कंक्लूड करें कि लोगों को कैसे इस दिन को। आज रिजर्व बैंक का फाउंडेशन डे था, तो लोगों से मेरी यही अपील है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है और बहुत ही रोबस्ट है, बहुत मजबूत है हमारे और आपके पैसे को कंट्रोल करने के लिए। तो डिजिटल बैंकिंग कराएं। आपने 63 रुपीज और 25 पैसे पे करने हैं, आप 65 रुपीज दे देते हो उसको, 1 रुपया ज्यादा देते हो, लेकिन आप डिजिटल बैंकिंग से एग्जैक्ट उतना अमाउंट ट्रांसफर होगा। ये छोटा छोटा पैसा भी आपका बचत होगा। तो आरबीआई के फाउंडेशन डे के वक्त पूरे बैंक कर्मियों को मेरे लिए बहुत बधाइयां हैं, आरबीआई के गवर्नर को बधाई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बधाई है, और आम आदमी को बधाई है, जिसके के लिए आज इंडिया में कितने ही बैंक्स हैं, उनकी सेवा में तत्पर हैं, और गांव-गांव में ग्रामीण बैंक भी हैं। तो कृपया आप लोग आज के ज़माने में डिजिटल तरीके से ही अपनी ट्रांजैक्शन करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।